बस कुछ ही देर में सीएम आतिशी का नामांकन है। नामांकन से पहले सीएम आतिशी का रोड शो है। गिरी नगर गुरुद्वारे से रोड शो की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि आतिशी के रोड शो में मनीष सिसोदिया भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश रोड शो के माध्यम से। गिरी नगर गुरुद्वारे से रोड शो की शुरुआत हुई है। कुछ ही देर के बाद वो नामांकन दाखिल करेंगी। चुनाव लड़ने के लिए जो 40 लाख रुपए चाहिए थे वो दिल्ली के लोगों ने, देश के लोगों ने, करीब 350 लोगों ने डोनेट कर दिए हैं। तो जंगपुरा के लिए जो मुझे चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा चाहिए था वो पूरा हो गया है। आतिशी जी को भी लोग दिल खोल के दान दें कालका जी चुनाव के लिए, और फिर आम आदमी पार्टी को और भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो भी दान दें। मुझे बताइए ना, नई दिल्ली विधानसभा में 13,000 वोटर अचानक 15 दिन में कहां से आ गए एप्लीकेंट बन के कि नए 13,000 वोट बन रहे हैं। 100, 200, 500 वोट बनना सामान्य बात है, लेकिन 13,000 वोट 15 दिन में नए एप्लीकेशन आ गए तो कहीं तो धांधली हो रही है ना। देखो, दिल्ली की झुग्गियों में दो ही चीजें हैं। केजरीवाल जी झुग्गी तोड़ने से रोकते हैं और बीजेपी झुग्गियां तोड़वाती है। झुग्गियों वाली जमीन अपने दोस्तों को उसकी जमीन को अपने दोस्तों को देना चाहती है ताकि वो मॉल बना सके, ताकि वो कमर्शियल यूज कर सके। तो बीजेपी जहां जहां जाती है वहां वहां झुग्गियां तोड़ती है। और आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी दीपक रावत हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, क्या कुछ और देख पा रहे हैं आप वहां पर? हाँ, इस वक्त अखिलेश नॉमिनेशन रोड शो में हम लोग मौजूद हैं। आतिशी के तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से तमाम गलियों से होते हुए आतिशी का रोड शो लगातार आगे बढ़ रहा है। करीबन 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। आतिशी के साथ आपको आम आदमी नेता और दिल्ली के सीएम मनीष सिसोदिया भी नजर आएंगे। अक्सर आतिशी के इस नॉमिनेशन के दौरान जब रोड शो होता है तो मनीष सिसोदिया उनके साथ होते हैं। पुराना साथ है। मनीष सिसोदिया के साथ ही एडवाइज़र के तौर पर आतिशी काम करती थी। जब पार्टी में शामिल हुई थी, सरकार में एक एडवाइज़र के तौर पर काम करती रही। उसके बाद उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। पहले लोकसभा, हालांकि लोकसभा में जीत नहीं पाई, तो फिर कालका जी से पिछली बार चुनाव लड़ाया गया, यहाँ से जीत हासिल करी, विधायक बनी पहली बार, और पहली बार में ही मंत्री बनी और मंत्री से मुख्यमंत्री बन गई। तो अब मुख्यमंत्री बनने के बाद आम आदमी पार्टी में आतिशी का कद काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और इसी बड़े हुए कद के साथ आतिशी की तैयारी है कि इस बार भी कालका जी में बड़ी बहुमत के साथ जीत हासिल की जा सके, क्योंकि अगर सरकार बनती है तो आतिशी की जिम्मेदारी भी बड़ी हो सकती है। इस तरीके का मैसेज जो है वो आम आदमी पार्टी ने लगातार देने की कोशिश की है। तो कालका जी से किस्मत आजमा रही आतिशी आज अपना नामांकन फाइल करते हुए इस वक्त रोड शो निकाल रही है। और ये आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो ये पहली बड़ी नेता हैं जो कि अपना आज नामांकन करने जा रही हैं। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि कल सौरभ भारद्वाज, फिर परसों मनीष सिसोदिया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल फाइल। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कालका जी की तंग गलियों के बीच से होते हुए आतिशी का रोड शो आगे बढ़ता हुआ डीसी ऑफिस तक, करीबन 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। नामांकन दाखिल करेंगे, उससे पहले रोड शो करती हुई नजर आ रही आतिशी, और उनके साथ आप देख रहे हैं ये जो खुली गाड़ी है इसमें मनीष सिसोदिया भी नजर आ रहे हैं। तो आतिशी के समर्थन में इस रोड शो में मनीष सिसोदिया भी हिस्सा ले रहे हैं। लोगों के बीच पहुंचने की किस तरीके की कोशिश है आप देख रहे हैं। रोड शो के जरिए प्रचार करती हुई दिख रही हैं आतिशी। नामांकन वो दाखिल करेंगी कुछ ही देर के बाद। वहां भी आप देख रहे हैं किस तरह की सरगर्मी है, तैयारी है, और उससे पहले रोड शो कर रही हैं। दर्शन पूजन का कार्यक्रम भी आज हुआ। नामांकन से पहले भक्ति भावना से ओतप्रोत नजर आई दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। पूजा पाठ करने के बाद अब जनता से कुछ इस तरीके से वो संवाद कर रही हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करती हुई दिख रही हैं। और ये जो रोड शो है इसी के जरिए वहां तक उन्हें पहुंचना है। नामांकन जो दाखिल करने वो जा रही हैं वहां पर। दिल्ली में एक बार कैसे फिर से आम आदमी पार्टी की जीत हो, आम आदमी पार्टी की सरकार बने, इसको लेकर लगातार
प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं आम आदमी पार्टी के नेता। मेरे सहयोगी दीपक रावत भी इस रोड शो में मौजूद हैं, उनके पास में आपको सीधे लिए चलता हूं। दीपक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो। रोड शो की तस्वीर में आपको एक बार दोबारा दिखाने की कोशिश दिखाइए। करता हूं। जी, तस्वीर में आपको दिखाता हूं पीछे से कि ये देखिए कि किस तरीके से रोड शो जो है लगातार आगे बढ़ता हुआ, करीबन जैसा मैंने पहले बताया कि 1.5 किलोमीटर का रोड शो है, लेकिन काफ़ी धीमी गति से ये गाड़ी आगे बढ़ती हुई, जिस गाड़ी में सवार हैं मनीष सिसोदिया और आतिशी, लगातार बात कर रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इस बार का चुनाव अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी को पता है कि आसान नहीं है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी हावी है और चीज़ें जिस तरीके के बड़े बड़े आरोप लगे हैं पूरी पार्टी के नेताओं पर, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जेल जा चुका है, और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी को लेकर, रोज नई चीज़ें लेकर आई जाती हैं, चाहे वो सीएजी रिपोर्ट की बात हो, चाहे वो सीएम आवास के लेकर बात हो। तो ऐसे में इन सब से पार पाकर दोबारा सत्ता हासिल करना आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और उसी चुनौती के बीच किस तरीके से ये जो नेता हैं, जो खासतौर पर जो प्रमुख चेहरे हैं, वो कैसे अपनी सीट निकाल पाते हैं, ये भी बहुत मुश्किल है आम आदमी पार्टी के लिए। और आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए मुश्किल हो गई है अखिलेश, क्योंकि इस बार बीजेपी ने एक बड़ा चक्रव्यूह रचा है। चक्रव्यूह इस बात का कि जो भी बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, उनके खिलाफ बड़ा कैंडिडेट उतारा है। इस तरीके से चक्रव्यूह को समझिए कि अगर आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी हैं, तो आतिशी अपनी सीट के अलावा दूसरी सीट पर प्रचार ही नहीं कर पा रही हैं। वो अपनी सीट पर इस तरीके से लगी हुई हैं कि उनको लगता है कि अगर रमेश बिधूड़ी, अलका लांबा उनको घेरने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए मुश्किल बढ़ सकती है। वैसे ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ परवेश वर्मा को खड़ा कर दिया, परवेश वर्मा भी वहां पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट पर लगातार रोजाना जाते हैं, प्रचार करते हैं। मनीष सिसोदिया को जंगपुरा में चुनाव लड़ाने की कोशिश की जा रही है, वहां पर भी उनके लिए नई सीट है, मुश्किल है। तो इन तमाम मुश्किलों के बीच आम आदमी पार्टी क्या करके दिखाती है, ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि नामांकन से पहले एक बड़ा रोड शो आतिशी मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने इस इलाके में जो जो काम किया है उस आधार पर उन्हें चुनना चाहिए। एक बड़ी बात वो लगातार यहाँ के जनता से कहती हैं कि चाहे वो विधायक बनी, मंत्री बनी या मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने यहाँ से अपना घर नहीं छोड़ा, यहीं से आना जाना किया, भले कैंप ऑफिस सीएम आवास को बनाया हो। लेकिन अभी आप तस्वीर देखिए कि हाथों में झाड़ू लेकर आतिशी जो है वोट अपील कर रही हैं। साथ में मनीष सिसोदिया भी लगातार आपको नजर आ रहे हैं, और इसी तरीके से जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं उनकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से लगातार इस रोड शो में साथ चल रहे हैं और वोट अपील की जा रही है। तो आम आदमी पार्टी लगातार इस कोशिश में कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके और वोट हासिल किया जा सके। बिल्कुल, एक चीज और बताइए, तस्वीरें तो आप दिखाते रहिएगा दीपक, ये जो मुकाबला कालका जी में होने जा रहा है, आतिशी हैं, रमेश बिधूड़ी हैं, अलका लांबा हैं, ये क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा? जी अखिलेश, मैं लगातार बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है रोड शो लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आतिशी और मनीष सिसोदिया का। और लगातार पिछली बार भी जिस तरह मैंने बताया कि मनीष सिसोदिया लगातार आतिशी के साथ नजर आते हैं, उनके लिए प्रचार भी किया। जब पहली बार आतिशी ने चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, उस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा था कि आतिशी खूब पढ़ी लिखी महिला हैं और देश से नहीं विदेश से भी बड़ी डिग्रियां लेकर आई हैं, और उन्हीं डिग्रियों के साथ वो कोशिश कर रही हैं देश में, राज्य में बदलाव की, और शिक्षा पर जोर देने की कोशिश उनकी रहती है। शिक्षा विभाग में एडवाइज़र के तौर पर उन्होंने लंबे समय से काम किया। जो शिक्षा का मॉडल मनीष सिसोदिया ने तैयार किया, उसके पीछे की एक बड़ी सोच आतिशी की भी रही है, और उसी सोच के साथ आतिशी लगातार ये कहती हैं कि अगर 5 साल में उन्होंने इस मॉडल पर काम किया है और मुख्यमंत्री बनने के बाद जो कम वक्त उनको मिला, उस कम वक्त में भी अगर उन्होंने बेहतर काम करने की कोशिश की है तो जनता को ये दिखेगा और जनता उन्हें चुन सकती है। ये जनता के ऊपर है। लेकिन इस वक्त की तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। देखिए, ये रोड शो की तस्वीर कालका जी में, कालका जी जो कि इस वक्त हॉट सीट बन गई है। रमेश बिधूड़ी जब से यहाँ पर आए हैं बीजेपी के उम्मीदवार बन के, वो लगातार हमला कर रहे हैं आतिशी पर, अरविंद केजरीवाल पर, और आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने तो सीधा ये तक कह दिया कि बीजेपी के सीएम उम्मीदवार हैं रमेश बिधूड़ी, और उनकी विवादित टिप्पणी को लेकर उनको घेरने की कोशिश की। जिस तरह की टिप्पणियां की गई जो है, और जो नया एंगल लेकर खुद केजरीवाल आ गए, बड़ा दिलचस्प यहाँ का मुकाबला हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। अवध ओझा नामांकन में फंस सकता है, उनके नामांकन में पेंच, ये एक बड़ा अपडेट आपको देते हैं।
अवध ओझा का वोटर कार्ड यूपी का है। अवध ओझा को पटपड़गंज से मिला है टिकट। वोटर कार्ड अब तक दिल्ली ट्रांसफर नहीं हुआ। फॉर्म भरने के बाद नहीं हुआ ट्रांसफर। शाम 3 बजे चुनाव आयोग जाएंगे आम आदमी पार्टी के नेता। तो क्या वो नॉमिनेशन दाखिल कर पाएंगे, इस पर अब पेच है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, हाल ही में पार्टी में शामिल हुए थे अवध ओझा, लेकिन नॉमिनेशन क्या वो फाइल कर पाएंगे, अभी एक बड़ा सवाल बन गया है। वोटर कार्ड दरअसल यूपी का है उनका, पटपड़गंज से उन्हें टिकट मिला है। वोटर कार्ड अब तक दिल्ली ट्रांसफर नहीं हुआ है। फॉर्म भरने के बाद नहीं हुआ ट्रांसफर, यह बात कही जा रही है। ऐसे में शाम 3 बजे चुनाव आयोग जाने वाले आम आदमी पार्टी के नेता, तो अवध ओझा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव आयोग से संपर्क करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं। 3 बजे का वक्त बताया जाता है जब वो पहुंचेंगे, वहां पर चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलेंगे। तो अवध ओझा, जिन्हें की पार्टी ने टिकट दिया, आम आदमी पार्टी ने, हाल ही में पार्टी में शामिल हुए थे। अवध कुमार ओझा जी हमारे पटपड़गंज से कैंडिडेट हैं। उनका वोट ग्रेटर नोएडा में बना हुआ था। उन्होंने लास्ट डेट को फॉर्म 8 अपना भर दिया कि मेरा ग्रेटर नोएडा से दिल्ली वोट शिफ्ट करवा दिया जाए। इलेक्टोरल ऑफिसर जो है दिल्ली की, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने लिखा कि 7 जनवरी लास्ट डेट है। मिस्टीरियसली एक दिन बाद दोबारा ऑर्डर निकाला और उसमें कह दिया 6 जनवरी लास्ट डेट है। 24 घंटे के अंदर ऑर्डर पलट दिया जाता है। तो क्या इसे अवध ओझा को डिबार करने के लिए जानबूझ के ये ऑर्डर निकाला गया है? इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन का मैनुअल है, वो ये कहता है कि अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म 8 की, ट्रांसफर ऑफ वोट की, लास्ट डेट के बाद भी आती है तो इलेक्शन कमीशन उसको गौर कर सकता है। और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हमारा तो एक कैंडिडेट के कैंडिडेचर का सवाल है। वो कैंडिडेट पटपड़गंज से चुनाव लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाए, इसी पे, और कोई गड़बड़ नहीं है। ग्रेटर नोएडा से इधर शिफ्ट होना है। तो आज हम चीफ इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे और उनसे ये निवेदन करेंगे कि अवध ओझा का ट्रांसफर करवाया जाए ताकि वो अपना चुनाव नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर सके। तो सीई से मिलने वाले अरविंद केजरीवाल, वहां पर यह मामला रखा जाएगा। आइए अंकित गुप्ता से जानते हैं इस खबर को लेकर कुछ और अपडेट उनके पास है। अंकित, क्या इसमें टेक्निकल दिक्कत आ रही है? क्या अवध ओझा नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे? देखिए अखिलेश, इस वक्त के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, लेकिन टेक्निकल दिक्कत क्या, तकनीकी पहलू क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप जो है लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो आप जो है देश में किसी भी राज्य के जो है वोटर हो सकते हैं और कहीं पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो गुजरात के जो वोटर है, मतदाता हैं गांधीनगर के, लेकिन वो चुनाव लड़ते हैं बनारस से, काशी से, और वहां से वो जीतते आ रहे हैं। लेकिन जब वही विधानसभा चुनाव होता है तो थोड़ा सा नियम बदल जाता है। नियम ये कहता है कि आपको उस राज्य का वोटर होना जरूरी है। लेकिन अवध ओझा के केस में क्या है कि वो यूपी के वोटर हैं, वो ग्रेटर नोएडा के वोटर हैं, दिल्ली के वोटर नहीं हैं, और इसी वजह से ये पेच फंसा हुआ है। हालांकि जो अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि अवध ओझा ने 26 तारीख को अप्लाई किया था, लेकिन 26 तारीख को उन्होंने क्या अप्लाई किया था? दिल्ली में नए वोट बनाने की एप्लीकेशन दी थी। लेकिन अगर वो उनका नया वोट बन जाता तो एक यूपी का वोट होता, एक दिल्ली का वोट होता। संभवतः इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 7 जनवरी को एक नई एप्लीकेशन दी अपना वोट यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करवाने के लिए। लेकिन यहां पर जो पूरा पेच फंसा हुआ है। 7 तारीख वो जो है उसकी डेडलाइन थी, जैसा कि अरविंद केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली चुनाव आयुक्त ने उसकी डेडलाइन रखी थी 6 तारीख, और 7 तारीख को उन्होंने एप्लीकेशन दी, लिहाजा उसको मान्य नहीं करार दिया जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक नियम का हवाला दे रहे हैं चुनाव आयोग के, और वो नियम ये कहता है कि नामांकन से 10 दिन पहले तक वोट ट्रांसफर हो सकता है। यानी कि अवध ओझा का वोट अगर उन्होंने 7 तारीख को भी एप्लीकेशन दी है तब भी ट्रांसफर होना चाहिए। और वो स्पेशल प्रोविजन का भी जिक्र कर रहे हैं कि जहां पर कुछ स्पेशल प्रोविजन हो, यहां पर तो खुद उम्मीदवार हैं तो उनका वोट ट्रांसफर होना चाहिए। लेकिन अखिलेश, यकीन मानिए, यहां पर निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल जरूर खड़े हो गए हैं, क्योंकि आज की तारीख में अवध ओझा दिल्ली के जो है वोटर नहीं है, और ऐसे में अगर उनका वोट ट्रांसफर नहीं हो पाता है तो वो उम्मीदवारी जो उनकी जो है नहीं स्वीकार की जाएगी। और ये एक बड़ा पहलू है
जिसको लेकर के अब आम आदमी पार्टी केंद्रीय चुनाव आयोग तक जा रही है। जी, वहीं जाट नेताओं से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने पूछा है, केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट क्यों नहीं हैं? तो आप देख रहे हैं यहां पर भी आरक्षण का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को लपेटे में लेते हुए यह बात पूछी है, यह सवाल पूछा है कि केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी वाले मेरे को खूब गालियां देते रहते हैं। मेरे उनसे निवेदन है कि गालियां को तो देते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप खूब गालियां दो, बस इसका जवाब दे दो कि जाट समाज का जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है उसको केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालोगे? प्रधानमंत्री जी इस चुनाव के दौरान समय समय पे दिल्ली आएंगे, दिल्ली आके वो भाषण देंगे। इस बात का जवाब दे दें कि जो उन्होंने 2015 में आश्वासन दिया था और जो उनके गृह मंत्री ने 2017, 2019 और 2022 में आश्वासन दिया था, वो जाट समाज को, दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालेंगे, ये बता दें। तो केंद्र सरकार को घेर रहे हैं केजरीवाल, पूछ रहे हैं कि ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट क्यों नहीं, केंद्र की जो ओबीसी की लिस्ट है। मेरे साथ अंकित गुप्ता जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। अंकित, क्या यह भी चुनाव में मुद्दा बनता जा रहा है मामला? ये बिल्कुल एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है। उसकी वजह यही है कि दिल्ली का जो बाहरी इलाका है वहां पर बड़ी संख्या में जाट मतदाता हैं और जाटों को लेकर के जब अरविंद केजरीवाल ने ये मुद्दा उठाया था अब से एक हफ्ते पहले, तो उसका जवाब बीजेपी की तरफ से भी दिया गया। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार जो जाटों को, दिल्ली के जाटों को सेंट्रल लिस्ट में नहीं ला रही है और उनको आरक्षण नहीं दे रही है। उसका जवाब बीजेपी की तरफ से और प्रवेश वर्मा सामने आए तो उन्होंने जो दो जवाब दिए। पहला ये कि ये जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी जाटों का सम्मान नहीं करती है, तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे साहिब सिंह वर्मा, वो जो है पहले जाट नेता थे जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया, तो जाटों का सम्मान बीजेपी से ज्यादा कहीं नहीं होता है, ये प्रवेश वर्मा ने कहा, जो कि साहिब सिंह वर्मा के बेटे भी हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो बीजेपी की तरफ से उठाया गया वो ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल पिछले 11 साल से सत्ता में थे और ओबीसी कमीशन का नियम ये कहता है कि किसी भी राज्य सरकार को, कैबिनेट को पहले एक प्रस्ताव पारित करना होता है कि वो किसी कम्युनिटी को ओबीसी का आरक्षण देना चाहते हैं। वो प्रस्ताव ओबीसी कमीशन के पास आता है और उसके बाद ओबीसी कमीशन तय करता है कि आरक्षण दिया जा सकता है तो कैसे दिया जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार में वो प्रस्ताव पारित ही नहीं किया गया, ओबीसी कमीशन के पास भेजा ही नहीं गया, यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार खुद नहीं चाहती थी कि जाटों को आरक्षण मिले। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहा है और जो निशाने पर है वो जाट वोट, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जी, चलिए, शुक्रिया अंकित गुप्ता इस जानकारी के लिए आपका। सीएजी रिपोर्ट के मुद्दे पर आज दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी की सरकार को झटका लगा है, फटकार लगाई है कोर्ट ने। इसी पर बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। Their anarchist character is now pervading in the constitutional institution and constitutional procedures which are very much required for proper functioning of a government. आप स्वयं सोचिए, यदि सरकार की आर्थिक आय व्यय की समीक्षा को सार्वजनिक ही नहीं करना चाहेगी सरकार, तो क्या यह अपने आप में एक बहुत बड़ी संवैधानिक चुनौती नहीं है? और मजे की बात यह है कि जो अपनी सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पे नहीं रखते, वो हर बात पे आके सवाल पूछते हैं। सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपकी हैं। वैसे तो मेरे विचार से अस्थायी मुख्यमंत्री नहीं, सरकार ही अस्थायी है, जो कि अब चंद दिनों की मेहमान है। परंतु उसके बाद आप आकर सवाल नहीं पूछते, सवाल ही पूछते रहते हैं, जवाब नहीं देते। चलिए, राजनीतिक जवाब मत दीजिए, वो तो आपकी स्टाइल ऑफ फितरत समझते हैं कि आकर अनेक प्रकार के अनर्गल आरोप और आक्षेप लगाना आम आदमी पार्टी की फितरत है। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपकी संवैधानिक अपरिहार्यता है, जो आपका संवैधानिक कर्तव्य है, उसका आप जवाब देने से कब तक बचने का प्रयास करते रहेंगे, यह मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि यह संगति का असर भी हो सकता है। जैसे जब से ये लोग कांग्रेस के साथ गए थे, तो भले ही साथ में गए, अलग हो गए, मगर वायरस तो साथ में लेके आ ही गए। तब ये लोग आरोप लगाते थे ना कि कांग्रेस में पीएम तो है पर एक सुपर पीएम भी है। तो आज वही रोग इनके अंदर आ गया, एक सीएम तो है, एक सुपर सीएम भी है।
तो जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी सदन के पटल पे बोला था, जब उनसे जवाब पूछे जाते थे कि 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली, मगर ये तो खामोश रहने वाले हैं ही नहीं। दरअसल दिल्ली सरकार की मंशा पर हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं और इसी को बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बना रही है। तो दिल्ली चुनाव से जुड़ी अभी की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें, अवध ओझा से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल ने एक बड़ा दावा किया, फंस सकता है अवध ओझा का नामांकन। ग्रेटर नोएडा, अभी तक ओझा का वोट ग्रेटर नोएडा से यहां ट्रांसफर नहीं हुआ है दिल्ली। 7 जनवरी को वोट ट्रांसफर के लिए किया गया था आवेदन। नामांकन खत्म होने के 10 दिन पहले तक वोट ट्रांसफर संभव। तो दिल्ली चुनाव आयुक्त ने वोट ट्रांसफर की तारीख बदली है, यह भी केजरीवाल का कहना। वोट ट्रांसफर की आखिरी तारीख 7 की जगह 6 जनवरी की गई। क्या जानबूझकर नामांकन रद्द करने के लिए ऐसा किया गया? ये तमाम सवाल अरविंद केजरीवाल ने पूछे हैं। इस मामले में शिकायत दर्ज कराने चुनाव आयोग जाएंगे केजरीवाल। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले उन्होंने की थी, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं खुद सीईसी से मिलूंगा। आम आदमी पार्टी के कुछ और नेता 3 बजे चुनाव आयोग के दफ्तर जाने वाले हैं। केजरीवाल का यह आरोप कि यह सब कुछ साजिशन किया जा रहा है। तो अवध ओझा का क्या नामांकन फंस सकता है? पटवाड़गंज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये पूरा मामला वोट ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है, वोटर लिस्ट में नाम के ट्रांसफर से। आम आदमी पार्टी के पटवाड़गंज से प्रत्याशी अवध ओझा को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा सवाल खड़ा किया। केजरीवाल ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली चुनाव आयोग ने वोट ट्रांसफर करने के लिए अंतिम तारीख को लेकर दूसरी बार आदेश जारी किया, वो गैर कानूनी है। अवध कुमार ओझा जी हमारे पटपड़गंज से कैंडिडेट हैं। उनका वोट ग्रेटर नोएडा में बना हुआ था। उन्होंने लास्ट डेट को फॉर्म 8 अपना भर दिया कि मेरा ग्रेटर नोएडा से दिल्ली वोट शिफ्ट करवा दिया जाए। इलेक्टोरल ऑफिसर जो है दिल्ली की, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने लिखा कि 7 जनवरी लास्ट डेट है। मिस्टीरियसली एक दिन बाद दोबारा ऑर्डर निकाला और उसमें कह दिया 6 जनवरी लास्ट डेट है। 24 घंटे के अंदर ऑर्डर पलट दिया जाता है। तो क्या इसे अवध ओझा को डिबार करने के लिए जानबूझ के ये ऑर्डर निकाला गया है? इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन का मैनुअल है, वो ये कहता है कि अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म 8 की ट्रांसफर ऑफ वोट की लास्ट डेट के बाद भी आती है तो इलेक्शन कमीशन उसको गौर कर सकता है और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। हमारा तो एक कैंडिडेट के कैंडिडेचर का सवाल है, वो कैंडिडेट पटपड़गंज से चुनाव लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाए, इसी पे, और कोई गड़बड़ नहीं है। ग्रेटर नोएडा से इधर शिफ्ट होना है। तो आज हम चीफ इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे और उनसे ये निवेदन करेंगे कि अवध ओझा का ट्रांसफर करवाया जाए ताकि वो अपना चुनाव नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर सके। तो अवध ओझा को डीबार करने की कोशिश है, कॉन्स्पिरेसी एंगल लेकर इसमें आ गए हैं अरविंद केजरीवाल। अवध ओझा यूपी के ग्रेटर नोएडा के वोटर हैं, दिल्ली के पटपड़गंज से आपके उम्मीदवार हैं। अभय ओझा का अभी तक वोट ट्रांसफर नहीं हुआ है और ऐसे में ये दिक्कतें आ रही हैं। 6 जनवरी थी वोट ट्रांसफर करने की अंतिम तारीख। नियमों के तहत उन्हें दिल्ली का वोटर होना जरूरी है। विधानसभा चुनाव के लिए जरूरी है चुनाव अगर कोई लड़ता है उसी राज्य में वोटर लिस्ट में उसका नाम हो। दिल्ली का वोटर होने के बाद ही लड़ सकते हैं वो चुनाव। लोकसभा में यह परिस्थिति अलग हो जाती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसी राज्य की वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी चुनाव लड़ने के लिए। तो उम्मीदवार भारत का नागरिक हो। ये देखिए कुछ जो अहर्ताएं हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जिस राज्य से चुनाव लड़ें वहां का वोटर हो, राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में नाम हो। अन्य राज्य का वोटर दूसरे राज्य से चुनाव नहीं लड़ सकता। विधानसभा का चुनाव, लोकसभा चुनाव में ये स्थितियां अलग होती हैं। हमारे साथ अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं के पास में आपको लिए चलता हूं। अंकित, अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अवध ओझा को डीबार करने की कोशिश है, मतलब वो एक कॉन्स्पिरेसी एंगल लेकर सामने आ गए हैं। तकनीकी पहलू क्या है वो जरा दर्शकों को बताइए आप।
देखिए अखिलेश, इसमें तकनीकी पहलू जिस बात का भी आपने भी जिक्र किया है कि अवध ओझा को दिल्ली का वोटर होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि वो पटपरगंज सीट के ही वोटर हो, बल्कि दिल्ली में जो है वो किसी भी जो विधानसभा सीट के वोटर हो सकते हैं, क्योंकि नियम ये कहता है कि अगर आपको किसी राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ना है तो आपको उस राज्य का वोटर होना जरूरी है। लेकिन अवध ओझा के केस में ये जो है एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, या ये कहा जाए कि ये जो है क्योंकि वो सवालों के घेरे में इस वजह से आए हैं क्योंकि वो दिल्ली के वोटर है ही नहीं, वो ग्रेटर नोएडा के वोटर है, और ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है, यानी कि अवध ओझा टेक्निकली दिल्ली के वोटर नहीं है। इस वजह से जब तक वो दिल्ली के वोटर नहीं बन जाते तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अवध ओझा ने पहले अपना वोट जो है ट्रांसफर, पहले उन्होंने नया वोट बनवाने के लिए एप्लीकेशन दी, लेकिन बाद में उन्होंने 7 तारीख को अपना वोट ट्रांसफर करवाने के लिए एप्लीकेशन दी। लेकिन पेच कहां फंसा है? पेच फंसा है कि जब अवध ओझा ने एप्लीकेशन दी तो उस दिन तक वो जो डेडलाइन थी वो 6 जनवरी तक के लिए थी, और 7 जनवरी को अवध ओझा ने एप्लीकेशन दी है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नियमों के हिसाब से जब जो है नॉमिनेशन का जो आखिरी दिन होता है, जो कि दिल्ली में 17 जनवरी है, उससे 10 दिन पहले तक ट्रांसफर एप्लीकेशन दी जा सकती है, यानी कि उस हिसाब से 7 जनवरी तक होती है। लेकिन क्या अवध ओझा को डीबार करने के लिए ये 6 जनवरी की तारीख रखी गई? तो एक तरह से दिल्ली के चुनाव आयुक्त के ऊपर सवाल उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन अब वो ये भी कह रहे हैं कि स्पेशल प्रोविजंस में ये भी कहा गया है कि 10 दिनों का वक्त खत्म होने के बाद भी, यानी कि 17 तारीख को नामांकन होना है तो 7 तारीख के बाद भी। नहीं, लेकिन एक बात बताइए अंकित कि ये तो हर किसी को पता है, लगभग जो लोग भी इससे संबंधित नियम जानते हैं, कि आप 2 जगह के वोटर नहीं हो सकते, 2 अलग अलग वोटर लिस्ट में अलग अलग राज्यों में आपका नाम नहीं हो सकता है, किसी एक जगह आप रखते हैं। तो क्या इस मामले में अवध ओझा से ये चूक हो रही थी जो उन्होंने दिल्ली में भी वोटर लिस्ट में नाम के लिए अपना डाल दिया था, एप्लीकेशन डाल दी थी? अखिलेश, शुरुआती तौर पर भले ही आम आदमी पार्टी ये ना कह रही हो, लेकिन शुरुआती तौर पर जो तथ्य सामने आए हैं उससे तो यही लग रहा है। क्योंकि 26 दिसंबर को जो अवध ओझा ने एप्लीकेशन दी है वो दिल्ली में नया वोट बनवाने के लिए दी है, ना कि वोट ट्रांसफर करवाने के लिए। लेकिन संभवतः उनको बाद में जानकारी दी गई कि अगर आपका दिल्ली में भी वोट बन जाता है और यूपी का वोट रहता है तो वो अपने आप में एक बड़ा जो है सवाल खड़ा होगा, और पार्टी और खुद अवध ओझा भी जो है सवालों के घेरे में आएंगे। तो संभवतः इसी वजह से उन्होंने 7 जनवरी को जो एप्लीकेशन दी है वो वोट ट्रांसफर करवाने को लेकर के दी है। लेकिन निश्चित तौर पर इसको जो है अगर हम एक निष्पक्ष तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा है शुरुआती तौर पर कि अवध ओझा की तरफ से थोड़ी सी चूक हुई है, और जब तक उनको अंदाजा हुआ तब तक वो जो डेडलाइन थी 6 जनवरी की वो बीत चुकी थी। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आखिर जो है अवध नहीं, तो इस डेडलाइन के लिहाज से तो अंकित फिर तो नॉमिनेशन फंस गया अवध ओझा का, अगर इसमें कोई बदलाव ना हो तो। बिल्कुल वो जो फंसा हुआ है, और इसी वजह से ये बात खुद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी समझ में आ गई है। तभी अब वो केंद्रीय चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त से ये गुजारिश करेंगे कि चुनाव आयोग के नियमों के तहत, स्पेशल प्रोविजंस के तहत, यानी कि विशेष जो नियम होते हैं, विशेष जो परिस्थितियां होती है, उसको देखते हुए अवध ओझा का दिल्ली में वोट ट्रांसफर करवाया जाए। लेकिन अखिलेश, निश्चित तौर पर आज की तारीख में अवध ओझा की जो है जो उम्मीदवारी है वो फंसी हुई है, क्योंकि वो दिल्ली के मतदाता है ही नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित गुप्ता इस जानकारी के लिए आपका। और अब अगली खबर, गिरिनगर गुरुद्वारे से सीएम आतिशी का रोड शो जारी है। कुछ ही देर में सीएम आतिशी अपना नामांकन दाखिल करेंगी। सीएम आतिशी के साथ रोड शो में मनीष सिसोदिया भी हैं। कुछ ही देर में नॉमिनेशन फाइल करना है आतिशी को, और अभी वो रोड शो करके जनता से संवाद कर रही हैं, जनता के बीच पहुंच रही हैं। आज दिन की शुरुआत पूजा पाठ के साथ उन्होंने की थी, कालका जी मंदिर गई थी दर्शन पूजन के लिए। उसके बाद अब ये देखिए रोड शो की तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें। आतिशी और उनके साथ इस खुले वाहन में मनीष सिसोदिया भी नजर आ रहे हैं। लोगों के बीच कुछ इस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंच रही हैं, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करती हुई। और ये देख रहे हैं आप, वहां पर लोग मौजूद केजरीवाल के इन पोस्टरों के साथ। सीएम आतिशी का रोड शो जारी है। एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत ने इस दौरान सीएम आतिशी से खास बातचीत की, सुनिए आप। आज आपके लिए बड़ा दिन। मुझे याद है 5 साल पहले ऐसी तस्वीर थी, मनीष जी आपके साथ थे, झाड़ू हाथ में था, और आप विधायक बनी, मंत्री बनी और मुख्यमंत्री बन गई। अब क्या लगता है इस बार क्या होने? इस बार दिल्ली वाले भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी को जिताने वाले हैं, और दिल्ली में 4थी बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाने वाले हैं। लेकिन इस बार आपको नहीं लगता कि चुनौती बड़ी है? रमेश बिधूड़ी, अलका लांबा जैसे चेहरे आपके सामने, आपने तो ये कह दिया कि रमेश बिधूड़ी सीएम उम्मीदवार हैं बीजेपी। मैं वो तो
गाली गलौज पार्टी है, तो जो सबसे ज्यादा गाली गलौज करेगा उसको सीएम का चेहरा बनाएंगे ही। तो रमेश बिधूड़ी जी सबसे ज्यादा गाली गलौज, अभद्र भाषा, महिलाओं का अपमान करने वाले हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको सीएम चेहरा बनाया जाएगा। आप पे तो ये भी कहा जा रहा है कि डोनेशन की जरूरत पड़ रही है, आप तो मुख्यमंत्री अपने पैसे से क्यों नहीं चुनाव लड़? क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ अपनी तनख्वाह के पैसे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये समझ नहीं पाते कि सत्ता से पैसे ना कमाने वाले भी लोग हो सकते हैं। हम अपनी सिर्फ तनख्वाह से अपना घर चलाते हैं और चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली के लोगों से आशीर्वाद मांगते हैं। तो मुख्यमंत्री है, सीएजी रिपोर्ट का भी हवाला दिया जा रहा है, आप टेबल नहीं कर रही हैं सीएजी रिपोर्ट को, कोर्ट भी फटकार लगा रहा है, क्यों नहीं रहे सीएजी रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा भेज दिया गया है, जब भी अगला सेशन होगा वो टेबल होंगे। तो एक सवाल ये भी है कि वोटर डिलीशन को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, आपको लगता है कि यही एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में आपकी तरफ से आम आदमी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पता है वो चुनाव हार रही है, तो जब वो चुनाव हार रही है तो वो गलत तरीके से वोट काट के, गलत वोट जोड़ के चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग में जेड मोड़ टनल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद हो रही जनसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सरहद पर शांति प्रधानमंत्री की कोशिशों का नतीजा है। सरहदों पर अमन का सिलसिला चल रहा है, इसका फायदा पर्यटन को मिल रहा है। माछिल, गुरेज, करना और केरन तक पर्यटक बढ़ा, यह कहना उमर अब्दुल्ला का। आप अपनी बात पर कायम रहे, बयान के 4 महीने में चुनाव कराएं, आपने चुनाव करवाया, यह बात भी उमर अब्दुल्ला ने कही है इस जनसभा में। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव का श्रेय आपको और चुनाव आयोग को। तो चुनाव में कहीं धांधली नहीं हुई, कहीं दोबारा मतदान नहीं हुआ, इन तमाम बातों का उल्लेख करते नजर आए उमर अब्दुल्ला अपने संबोधन में। वजीर आजम साहब, आपकी कोशिशों के नतीजे जो सरहदों पे अमन का सिलसिला चल रहा है, उसका भी बहुत फायदा उन दूर दराज इलाकों में आज देखने को मिल रहा है। चाहे वो मच्छिल हो, चाहे गुरेज हो, चाहे करना हो, चाहे केरन हो, चाहे तरक्की के लिहाज से या टूरिज्म के लिहाज से। हम अंदाजा नहीं कर सकते हैं कितने टूरिस्ट इन दूर दराज इलाकों में आज उन जगहों की खूबसूरती लेने का फायदा जो है वो कर रहे हैं। और इसी तरह हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ सोनमर्ग में भी टूरिस्टों की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।